नमस्कार। आप सबको आज 26 जनवरी के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष तौर से जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अभ्यर्थी 2021 में मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम रूप से साक्षात्कार के पश्चात जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, उनका अभी जो मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं जो 29 जनवरी से, उस पे मैं बात करूँगा। और ये बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि आगे भी परीक्षाएं देंगे, विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षाएं देंगे, तो वो उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक हो सकता है। मेरा जो इसमें अनुभव है, एक तो अभी मैं एक अन्य सेवा का भी जो अनुभव है, 2 सेवाओं का लगभग अनुभव है मुझे। तो आज मैं बात करूँगा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो बोर्ड के लिए आप जाने वाले हैं, जो मेडिकल बोर्ड के लिए जो टेस्ट होंगे अभी आपके मेडिकल टेस्ट, तो आपका जो टेस्ट होना है उसका क्या प्रोसेस रहेगी, इसमें बहुत सारे डाउट्स रहेंगे और आप लगातार चारों तरफ हाथ पैर मारेंगे, कुछ फ़ोन करेंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे। स्पेशली इसमें जो कैंडिडेचर होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी कठिन समस्या ये है कि इसके जो अभ्यर्थी होते हैं वो मुख्यतः पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने फिजिकल या जो उनकी कह सकते हैं उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक तो उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, कई अभ्यर्थियों की, तो अमूमन बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र 30 से क्रॉस अधिक हो जाती है। दूसरा, इसमें जो हम लोग बैठे रहते हैं लंबे समय तक लगातार स्टडीज़ करते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो हम उन इश्यूज़ को समझ नहीं पाते हैं क्या ये मेडिकल टेस्ट के लिए फ़िट होंगे या अनफिट होंगे। फिर दूसरा, इस आरएस परीक्षा की एक बड़ी खासियत है कि इसमें टेक्निकल सर्विसेज भी हैं और नॉन टेक्निकल सर्विसेज भी हैं। तो मैं पहले बता देता हूं कि इसमें टेक्निकल सर्विसेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ अलग नॉर्म्स हैं, छोटे छोटे माइनर नॉर्म्स हैं, जो उनका काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है बाद में जब आप मेडिकल टेस्ट कराएंगे। तो मैं इसी बिंदुओं पे बात करूँगा, तो थोड़ा सा ये जो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको शुभकामनाएं, जिनका मेडिकल कॉलअप हुआ है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अग्रिम शुभकामनाएं वो सब अपनी इस टेस्ट में पास होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है। अब की बार जो भी मेडिकल टेस्ट हो रहे हैं संभागीय स्तर पर किए जा रहे हैं, और इसमें आपको जो डीओपीटी के द्वारा डाली गई जो सूचना है उसमें भी आपको पता चल ही गया होगा कि लगभग एक से अधिक दिन लगेगा। तो इसलिए आप कृपया करके वहाँ पे या तो आपके कोई रिलेटिव्स हैं या कोई मित्र हैं, उनके यहाँ पे जाकर रुक जाएं, अन्यथा आप अपना होटल लें और जब तक रिलैक्स रूप से वहाँ पे रहें, जब तक कि आपकी पूर्ण प्रक्रिया नहीं हो जाती है। दूसरा, आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होगा, तो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास पूरे डिटेल्स हैं, उपलब्ध हैं, जिसमें आपका शामिल है। एक तो सबसे पहले ये पहचान पत्र, दूसरा है आपका जो प्रवेश पत्र की जो कॉपी है, तो आप दो या 3 कॉपियाँ ले जाएं, जिससे कि आपको सुविधा रहे। तीसरा, अन्य प्रपत्र भी आप साथ ही लेके जाएं। कई बार बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाती है सडनली किसी भी चीज़ की, तो आप फिर वहाँ से भागा दौड़ी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप अपने पूरे मूल प्रपत्र साथ ही लेके रखें। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या और सहायक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। तो मैं एक बात करूँगा कि जिन भी कैंडिडेट्स का फ़िलहाल में या कुछ दिन पहले या कभी भी कोई ऑपरेशन हुआ है जिसका इन टेक्निकल सेवाओं में या नॉन टेक्निकल सेवाओं में उस बिंदु से आपको मार्किंग लग सकती है या उसकी बिंदु से आपके ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, तो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कोई भी ऑपरेशन हुआ है या कोई आपको बेड रेस्ट मिला है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अभी जारी है, तो उसके सहायक डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाएं, जिससे कि आप उनको उपस्थित करा सकें। जिससे जो भी फर्दर क्वेश्चन है जो उनका बढ़ता चला जाएगा, तो वो बेफालतू के टेस्ट नहीं कराएंगे और आपको वहीं की वहीं आपकी जो भी समाधान किया जाएगा वो समाधान कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि टेक्निकल सेवाएं कौन सी और नॉन टेक्निकल सेवाएं कौन सी हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही, अभ्यर्थियों को पता है कि जो नॉन टेक्निकल सेवाएं हैं वो ऐसी सब सेवाएं शामिल हैं जिसमें राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान अकाउंट सर्विस और जो भी भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 309 में विहित जो प्रावधान जिन पर लागू होते हैं वो सब सेवाएं शामिल होती हैं।
और टेक्निकल सेवाओं को राजस्थान में दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ग्रुप ए में जो सेवाएं आती हैं वो इंजीनियरिंग सेवाएं और मेडिकल सेवाएं आती हैं, और ग्रुप बी में जो सेवाएं आती हैं उसमें शामिल है राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान जेल सेवा, राजस्थान वन सेवा, उसके साथ साथ आपकी राजस्थान एक्साइज की जो सेवा है वो भी सी में शामिल है, जिसमें प्रिवेंटिव जो फोर्स होती है वो इसमें शामिल होती है। तो ये ग्रुप बी में शामिल हैं। तो इनके लिए कुछ नॉर्म्स हैं जो कि विशेष तौर से विजन से संबंधित, उनके फिजिकल इफ़िशियंसी से संबंधित होते हैं। तो इन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको सर्वाधिक परेशान कर रहे होंगे, खास करके वो अभ्यर्थी जो इस कैटेगरी के आसपास कहीं आने वाले हैं। तो मैं पहली बात बता देता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का भय तो बिल्कुल ही त्याग देना है, अन्यथा ये जो भय है आपको किसी और जगह अनफिट करा देगा, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा। तो विजन वाले पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। तो विजन वाले पॉइंट में जो टेक्निकल सर्विसेज हैं उन सब के लिए जो आइज हैं वो 6/6 हो सकती हैं, वर्स्ट सिचुएशन में 6/12 भी हो सकती हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस वाला जो होता है विजन, डिस्टेंस विजन होता है वो 6/6 या 6/9 या 6/12 भी हो सकता है। और जो नियर वाला विजन होता है वो J1 और J1 के इशू रहता है उसका, उससे ज़्यादा नहीं उसमें कुछ भी होता है। पर लेकिन यदि आपने उसके लिए करेक्शनल मेथड्स कुछ कराए हैं, चाहे आप स्पेक्टेकल्स पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, या आपने कोई सर्जरी करा रखी है या लेसिक सर्जरी करा रखी है, तब भी आप इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आपकी आँखों के इशू में ये इस तरीके के विजन वाला जो बिंदु है वो बिल्कुल ही आपको स्पष्ट रूप से रहना चाहिए कि आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस एक सबसे क्रिटिकल सिचुएशन होती है जहाँ पे अभ्यर्थियों को टेक्निकल सेवाओं में बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें कोई भी माफ़ी का या कोई भी आप किसी भी प्रकार की जो भी बिंदु की कोशिश करें तो उसमें क्षमा प्रार्थी हैं आप, और आपका मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसमें कोई व्यक्ति किसी का सहयोग नहीं कर सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए आप बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है किसी भी विभाग में, विशेष तौर से टेक्निकल सर्विसेज में। यदि आप कलर ब्लाइंड हो जाएंगे तो अन्य सेवाओं में तो जा सकते हैं, नॉन टेक्निकल सर्विसेज में, पर लेकिन कलर ब्लाइंड हैं तो आप टेक्निकल सर्विसेज में नहीं जा सकते। कलर ब्लाइंड का मतलब आप सब पढ़े लिखे आप समझते ही होंगे। दूसरा, टेक्निकल सर्विसेज वाले बिंदु जो अभ्यर्थी होते हैं उनका एक बाइनोकुलर विजन भी होता है, और जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज वाले होते हैं उनका बाइनोकुलर विजन नहीं होता है। ये भी उसकी एक बड़ी खासियत है। तो बाइनोकुलर विजन में भी यदि आप अनफिट हैं तो आपको अनफिट माना जाएगा, और जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज वाले अभ्यर्थी हैं उनको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, एक स्क्विंट वाली समस्या आती है अभ्यर्थियों में। तो स्क्विंट वाले जो टेक्निकल सर्विसेज में स्क्विंट में आपको अनफिट माना जाएगा, और जो नॉन टेक्निकल सर्विसेज है उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्विंट हैं तो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि किसी को आंखों से कोई संबंध कोई भी इशू होता है तो उसके बाद वो डायरेक्टली आपको अनफिट नहीं करेंगे, उसके लिए आप बोर्ड में जाकर के अपील भी कर सकते हैं, और दूसरे बोर्ड के द्वारा भी आप चाहें तो अपना द्वारा से मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है लंबाई के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लंबाई और सीने की जो माप है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो नॉन टेक्निकल सर्विसेज में तो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन टेक्निकल सर्विसेज में इशू है। जो ग्रुप ए की सर्विसेज हैं वो इसमें शामिल ही नहीं है इस बार, तो मैं इस पर बात नहीं करूँगा। पर लेकिन जो ग्रुप बी की जो सर्विसेज हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं विशेष तौर से RPS और RJS जो राजस्थान जेल सर्विसेज उसके बारे में, और राजस्थान एक्साइज सर्विसेज के बारे में, तो इसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट है ना 165 होना जरूरी है। कितनी जरूरी है? 165 होना। और दूसरा, जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट मिनिमम 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इसी के साथ साथ उनके चेस्ट का भी जो माप लिया जाता है इसमें,
तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 84 सेंटीमीटर्स होता है, तथा उनका जो चेस्ट का जो फुलाव वो लगभग 5 सेंटीमीटर होता है। ये जो फुलाव वो दोनों केसेस में, चाहे वो महिला हों या पुरुष अभ्यर्थी हों। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी जो जो चेस्ट की जो विड्थ है वो लगभग 79 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ फिजिकल कंडीशंस भी होती हैं टेक्निकल सर्विसेज वालों के लिए। एक तो क्या है, उनके नॉक नी नहीं होना चाहिए। नॉक नी एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसको बोलते हैं ना घुटने अड़ जाना बोलते हैं, आप खड़े होकर खुद भी देख सकते हैं अपने। दूसरे होते हैं उनके स्टैमरिंग नहीं होने चाहिए। तीसरा है उनके जो वेरिकोज बीन्स होते हैं ना, जिनकी नसें फूली रहती हैं, आपने देखा होगा किसी किसी के पीछे पीछे पिंडलियों के पीछे गांठें पड़ी हुई होती हैं, नसें फूल जाती हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है टेक्निकल सर्विसेज में। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए टेक्निकल सर्विसेज में, विशेष तौर से, क्योंकि वो रनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। और एक और चीज़ मैं भूल गया था आंखों के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का टेस्ट वहाँ पे होता है, उसमें टेक्निकल सर्विसेज वालों को अनफिट माना जाता है और नॉन टेक्निकल सर्विसेज वालों पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिसको भी नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंड है, तो वो अपने आप को पुलिस के लिए तो 100% अनफिट मान लिया अभी से। इसमें और क्या टेस्ट होंगे, आपकी बीपी टेस्ट होता है, एक नॉर्मल सा बीपी टेस्ट होता है जिसको लगभग 80-120 होता है। इसके साथ साथ वो जो 25 ईयर्स से ऊपर के जो एज वाले हैं उनके लिए कुछ अलग मापन होते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ यूरिन एग्जामिनेशन होगा आपका। उसके साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होता है, जिसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन में भी क्या होता है, बोर्ड कई चीज़ें चेक करता है। ठीक है। तो वो सब चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं, उनमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, जो है वो है। इन्फेक्शन आएगा तो मेडिसिन मिल जाएंगी, कुछ दिन बाद सही हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट बिंदु आता है महिलाओं के केस में, क्योंकि ये परीक्षा वो चालू हुई है 2021 में, पर लेकिन इसका रिजल्ट आ रहा है 2023 में और मेडिकल हो रहा है 2024 में। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन कौन बिगाड़ लेगा इसके लिए? तो कुछ महिलाओं के साथ प्रेगनेंसी जैसा इशू आता है। उस प्रेगनेंसी जैसे इशू के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। तो कई लोगों का प्रश्न इस तरीके से बनता है कि क्या प्रेगनेंसी से वो फिट मानी जाएंगी या अनफिट मानी जाएंगी, विशेष तौर से टेक्निकल सेवाओं जैसे राजस्थान पुलिस सेवा या राजस्थान जेल सर्विस में या राजस्थान एक्साइज सर्विस में। तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रेगनेंसी का इस सर्विस में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ये है कि आप यदि प्रेगनेंसी में इस दौरान ट्रेनिंग के लिए आती हैं और आप अपनी सहमति देती हैं कि मैं प्रशिक्षण ले सकती हूँ, मैं भाग दौड़ सकती हूँ, तो आपको स्वीकार है। अन्यथा आपको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन तक इन सेवाओं से दूर रखा जाए, दूर रह सकती हैं आप। इसके लिए आप वहाँ पे एक आवेदन देते हैं और आवेदन के पश्चात जब ज्वाइनिंग होती है तो आप अवॉइड कर सकती हैं तब तक के लिए। बाकी इसका प्रेगनेंसी का कोई भी इशू नहीं है। आप प्रेगनेंसी हैं, कितने दिन की हैं, ये क्योंकि महिलाओं का एक यूरिन टेस्ट होता है और प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, उसमें पक्का इसी बात के लिए पता किया जाता है कि उनको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, क्या वो इसके लिए राजी हैं नहीं राजी हैं। इसलिए उनको ज्वाइनिंग पीरियड यानी 9 मंथ तक लगभग मैक्सिमम 9 मंथ तक उनको क्या कर सकते हैं, वो एक्सटेंशन ले सकती हैं। तो किसी भी प्रकार की जो मातृत्व की जो समस्या है वो इसमें बिल्कुल भी बाधा नहीं है। तो किसी ने भी आपको मिसगाइड किया हो कि आप प्रेग्नेंट हो गई तो ये क्या होगा, नहीं। चाहे आप आरपीएस हैं, चाहे आप राजस्थान एक्साइज सर्विस में जा रहे हैं, चाहे राजस्थान जेल सर्विसेज में जा रहे हैं, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आ जाती है बात हियरिंग वाली एबिलिटीज़ की। हियरिंग एबिलिटीज़ के लिए आपका पक्का एक टेस्ट होता है वहाँ पे, और आप टेक्निकल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी बहरापन नहीं होना चाहिए। और साथ साथ
कान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे वो कुछ मवाद टाइप का एक जो फ्लूइड बहता है वो नहीं बहना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि ये आगे चल के उसमें प्रॉब्लम करता है कान के लिए, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं परफोरेशन, उसके साथ साथ एक परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सेंट्रल और मार्जिनल टाइप के होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा वो कान में डाल करके देख लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ 30 डेसिबल तक की जो स्पीच फ्रीक्वेंसीज है वो एक 1000 से लेके 4000 हर्ट्ज तक की वो टेस्ट करते हैं। वो काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं जिस पर मैं आप वहाँ जा कर के हमारी आपकी समझ से भी बाहर की बातें हैं। और ये जो मेस्टर्ड कैविटी होती है उसको वो देखते हैं, और सब नॉर्मल होनी चाहिए, हीरिंग दोनों साइड में या बोथ साइड में, दोनों में नॉर्मली होनी चाहिए। थर्टी डेसिबल्स का जो इन्होंने एक मार्क रखा है इसके लिए। हाँ, चेस्ट का एक एक्सरे होता है, तो विशेष तौर से आप चेस्ट के एक्सरे का जो मुख्य उद्देश्य है उनका ये, इसके माध्यम से वो आपके टीवी या किसी भी प्रकार की चेस्ट कैविटी में कोई प्रॉब्लम होने वाली है उसको चेस्ट चेक करते हैं। तो ये चेस्ट एक्सरे आपका होता है। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ मेलिटस के लिए भी आपका टेस्ट होता है, जो कि फास्टिंग ब्लड शुगर होती है। इसलिए आप ध्यान रखना कि जिस दिन आप टेस्ट देने जा रहे हैं, मेडिकल टेस्ट, तो आप कुछ भी खा करके नहीं जाना है सुबह, क्योंकि आपका फास्टिंग का और ब्लड शुगर आफ्टर 8 से 10 घंटे की जो ओवरनाइट फास्टिंग होती है उसके बाद आपका डायबिटीज़ मेलिटस चेक किया जाता है, ठीक है। और ये लगभग जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, जिसको OGTT बोलते हैं, ये 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए लगभग 8 से 10 घंटे की फास्टिंग के पश्चात। इसके बाद साथ साथ आपका हीमोग्राम है, लिपिड प्रोफाइल है, रेनल फंक्शन टेस्ट है, उसके साथ साथ नेप्रोपैथी है, रेटिनोपैथी है, न्यूरोपैथी है, अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड भी आपका होगा एक। तो आपकी पूरी चेकअप भी होने वाली है। आपको ये भी विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि इस बार का जो मेडिकल टेस्ट होने वाला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में है। आपको अपने शरीर के बारे में पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी ECG होगी। फिर यदि किसी के पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ की कोई समस्या तो आपको डॉपलर भी कराते हैं वो वहाँ पे, ठीक है। TMT भी करवा देते हैं यदि कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। यदि ज़्यादा कोई ज़रूरत हुई तो ईको भी करवाएंगे आपकी, ठीक है। हाँ, यदि इन सब में कोई व्यक्ति बदकिस्मती से मान सकते हैं या मिस्टेक से मान सकते हैं, कोई किसी को इशू बन जाता है, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप री एग्जामिनेशन करा सकते हैं। बस ये है कि आपको अपील करानी पड़ेगी। ये संभागीय स्तर पे हो रहा है तो उसको राज्य स्तर पे आपकी SMS में जा कर के आप इसके लिए अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें। यदि किसी का कोई क्वेरीज हैं तो आप DOPT की साइट पे जा कर के भी इन चीज़ों के बारे में सर्च कर सकते हैं। और मेरे वीडियो में आपसे मुझसे कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जितना मेरा ज्ञान था उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। आपको लगे यदि ये कुछ लाभदायक है तो आप इसे देखें और दूसरों को भी प्रीफर करें और उनके साथ शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बेशकीमती समय लिया। नमस्कार।